अजीब नजारा था उस घर का। एक ही घर से एक बेटी की डोली निकल रही थी और दूसरी बेटी की अर्थी। एक बेटी सुर्ख लाल जोड़े में डोले में बैठी थी और दूसरी सफेद कपड़ों में लिपटी बांस पर लेटी हुई थी। लेकिन दोनों में एक बात समान थी, 4 कांधों ने ही दुल्हन की डोली उठा रखी थी और 4 कांधों ने ही अर्थी भी। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है, सबकी यही गत्य है, राम नाम सत्य है। सारे चेहरे मायूस थे। ऐसा लगता था कि सब फिर से रो पड़ेंगे। वो सब होनी के हाथों मजबूर होकर बस चले जा रहे थे। एक बेटी अपने ससुराल जा रही थी और दूसरी शमशान घाट। कितना प्यार था दोनों बहनों में। एक दिन ऐसा भी आएगा, किसने सोचा था भाई। इसे ही तो होनी कहते हैं। होनी का चेहरा नकाबों में ढका रहता है। ये होता तो हमारे साथ ही है, लेकिन ये क्या करने वाला है किसी को भी पता नहीं। सच ही तो है, ये दुनिया होनी के हाथों कितनी असहाय सी होती है ना। 1 घंटे पहले जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थी, वही उस घर में 1 घंटे बाद हर रोज रोना पीटना मच जाएगा, ये किसे पता था। थोड़ी देर पहले दुल्हन के कपड़ों में आराधना किसी परी के जैसी लग रही थी। अब वही दुल्हन के लहंगे में कमरे में मृत पड़ी थी। आराधना के मोबाइल में विस्फोट हो गया था और उसी के कारण उसकी जान चली गई थी। उसके पिता राधेश्याम त्रिपाठी की हालत ऐसी थी कि लगता था कि उन्हें लकवा मार गया हो। वो चुपचाप खामोशी से अपनी बेटी के मृत शरीर को देख रहे थे। त्रिपाठी जी की दूसरी बेटी कविता अपनी बहन आराधना के शव से लिपटकर जोर जोर से रोए जा रही थी। आराधना उठती है कि नहीं तू? मैं तुझे इस तरह नहीं सोने दूंगी। देख, आज के दिन तेरी शादी है। इसका ये मतलब तो नहीं कि तू इसका गलत फायदा उठाए। तू ऐसे हमेशा के लिए नहीं सो सकती। तुझे जागना होगा। मुझे तेरी शादी में नाचना है। तुझे कितना शौक था अपनी शादी का, दुल्हन बनने का, और मुझे तेरी शादी में नाचने का। सुन, मुझे नाचना है, जी भर कर नाचना है। उठ जाना मेरी बहन, उठना, नहीं तो मुझे भी अपने साथ ले चल। कितनी इच्छा थी तेरी कि हम दोनों की डोली एक घर में ही जाए। अरे डोली एक घर में नहीं जा सकी तो इसका ये मतलब नहीं कि तू मुझसे रूठ जाए। ये कहकर कविता ने अपना सिर दीवार में मारना शुरू कर दिया। उसके सिर से खून निकलने लगा। घर पर आ रहे रिश्तेदारों ने उसे ऐसा करने से रोका था। अरे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं जीना है, मुझे बिल्कुल नहीं जीना आराधना के बिना। अरे हम कोई काम बिना एक दूसरे से पूछे नहीं करते थे। आज वो मुझसे पूछे बिना मुझे छोड़कर इतनी दूर क्यों चली गई, जहां से कोई वापस नहीं आ सकता है। कविता और आराधना कहने को 2 जिस्म, लेकिन जान दोनों की एक ही थी। दोनों बहनों में 1 साल का अंतर था जब उनकी मां का देहांत हुआ था। आराधना 7 साल की थी और कविता 6 साल की। उस दिन के बाद तो आराधना कविता की बड़ी बहन कम, मां ज्यादा बन गई थी। आराधना अपनी छोटी बहन का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करती। अगर वो जरा सा भी बीमार पड़ जाती तो आराधना के चेहरे का रंग उतर जाता। दीदी, तू मेरा हाथ पकड़ कर रहना तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं सो जाऊं तो कहीं चली मत जाना। अरे मैं कहां जाऊंगी, मैं यहीं बैठी रहूंगी जब तक कि तू पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। और तू जल्दी ठीक हो जाना। तू बिस्तर पर रहती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता रे। सब कुछ सूना सूना लगता है। ये घर भी, बाहर बगीचे का झूला भी। तेरे बिना किसी चीज में मन नहीं लगता। मुझे भी बिस्तर अच्छा नहीं लगता। मुझे तेरे साथ खेलना है, भागना है, मस्ती करनी है। लेकिन उसके लिए तुझे पहले ठीक होना होगा। चल अब ज्यादा बातें मत कर, आंखें बंद कर सो जा। आराधना, तू मुझे वो लोरी सुना ना जो मां सुनाती थी, फिर मुझे नींद आ जाएगी। अच्छा सुनाती हूं। सो जा बहना सो जा, लाल पलंग पर सो जा, परियों के सपनों में तुम मेरी बहना खो जा। सो जा बहना सो जा, प्यारी बहना सो जा, लाल पलंग पर सो जा। दोनों बहनों का प्यार देखकर राधेश्याम त्रिपाठी की आंखें भर आती। वो हमेशा यही सोचते कि जब ये दोनों बड़ी हो जाएंगी और इनकी शादी होगी तो ये दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगी।
जब त्रिपाठी जी दोनों बहनों से ये बात कहते तो, अरे बाबा, इसका एक ही हल है, हम दोनों की शादी एक ही घर में कर देना। अरे ये इतना आसान तो नहीं। कहाँ मिलेगा एक ही घर में तुम दोनों के लिए लड़का भाई? अरे बाबा, जब शादी की उम्र होगी तब सोचना ना ये सब। अभी से क्यों हमें घर से निकालने के बारे में सोचते हो? क्या हम बोझ हैं आपके सर पर? बोझ? बेटियां बोझ नहीं होती, लेकिन बाप की जिम्मेदारी और बाप का सारा सपना तभी पूरा होता है जब वो अपनी बेटियों को डोली में विदा करता है। ये कहते हुए राधेश्याम जी की आंखें भर आईं, तो आराधना और कविता दोनों ने अपने पिता को गले से लगा लिया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय की गति बहुत तेज होती है। वो इतनी जल्दी आपकी आंखों के आगे से भागता है कि आपको पता भी नहीं चलता, और फिर एक दिन आप बैठे बैठे सोचते हैं कि अरे, ये समय इतनी जल्दी कैसे निकल गया। कविता और आराधना दोनों अब कॉलेज कंप्लीट कर चुके थे। कॉलेज में ही आराधना को मोहित नाम के लड़के से प्यार हो गया, लेकिन मोहित का कोई भाई तो था नहीं जो कविता की शादी भी उसी घर में होती। आराधना मोहित से शादी से इनकार करती रही, लेकिन एक दिन कविता ने ही उसे मोहित से शादी करने के लिए अपने सर की कसम दे दी। आज आराधना की मोहित से शादी थी, लेकिन आज ही उसकी मौत हो गई। दोनों बेटियों की शादी करनी थी, डोली में बिठाना था मुझे, लेकिन देखो, एक बेटी को शमशान लेकर जाना पड़ रहा है। दोनों बहनें एक ही घर में शादी करना चाहती थी। उनकी इच्छा पूरी तो हो रही है, लेकिन एक जीवित ही नहीं है। डोली और अर्थी चली जा रही थी, तभी सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ी उनके रास्ते से गुजरी और थोड़ी दूर जाकर पुलिस की गाड़ी रुकी। जीप से कुछ लेडी कांस्टेबल के संग इंस्पेक्टर संध्या उतरी। उन्होंने डोली और अर्थी दोनों को रुकवाया। क्या हो गया मैम, आपने हमें रोका क्यों? आई एम सॉरी त्रिपाठी जी, मुझे आपकी छोटी बेटी को गिरफ्तार करना है। अरे ये क्या कह रही हैं आप? वो डोली में बैठी है, अभी अभी उसकी शादी हुई है। उसने क्या किया है? उसे क्यों गिरफ्तार करना है आपको? उसने मर्डर किया है। मैडम, हम लोग पहले से बहुत परेशान हैं, हमें और परेशान मत करिए। वो बेचारी भला किसी का मर्डर क्यों करेगी? किसी का नहीं, अपनी सगी बहन आराधना का। ये आप क्या कह रही हैं मैम? आपको पता भी है दोनों बहनें दो जिस्म एक जान है। वो पता है, लेकिन चीजें बदल गई थी उनकी जिंदगी में मोहित के आने के बाद। आराधना और मोहित को पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मोहित और आराधना की मुलाकात कविता ने ही सबसे पहली बार ये कहकर करवाई थी कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन कविता ने ये नहीं बताया था कि वो मोहित को फ्रेंड से ऊपर समझती है, वो उसे बहुत प्यार करती है। अब ये बात उसने बताई नहीं तो आराधना को कैसे पता लगता कि वो मोहित से प्यार करती है। उधर अब जब आराधना और मोहित कहीं मिलते और आराधना अपनी मीटिंग की बात कविता को बताती, तो कविता ऊपर ऊपर तो खुशी दिखाती, लेकिन अंदर ही अंदर, मोहित मेरा है आराधना, मेरा। मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। तूने मेरे प्यार को छीन तो लिया है, लेकिन तुझे खुशी से मैं रहने नहीं दूंगी। कविता अब आराधना से खींची खींची रहने लगी थी। आराधना को भी ये लगता कि कविता पता नहीं क्यों उससे दूर होती जा रही है। वो ये बात जब उससे कहती तो, अरे पागल है क्या, मैं भला तुमसे दूर होंगी? अरे ये इस जन्म में तो संभव नहीं। कविता किसी भी तरह से आराधना और मोहित को एक दूसरे से दूर कर देना चाहती थी। उसने ऊपर ऊपर अपनी झूठी कसम देकर आराधना को शादी के लिए राजी तो कर लिया था, लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। तेरी डोली मोहित के घर नहीं जाने दूंगी। उसने अपनी उस बहन को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जिस बहन ने उसे मां की तरह पाला था, उसके हर सुख दुख का ख्याल रखा था। अरे वो एक बार आराधना को इशारे में ये कह भर देती कि वो मोहित को चाहती है, तो वो हंसते हंसते उसके रास्ते से अलग हो जाती। लेकिन कविता भीतर ही भीतर सुलगती रही, और शादी के दिन जब उसकी बहन दुल्हन के कपड़ों में तैयार होकर नए घर जाने की तैयारी कर रही थी, उसी दिन उसने उसकी मोबाइल में वो बैटरी डाल दी जो कभी भी चार्ज के बाद फट सकती थी। आप कुछ भी कहानी बनाएंगी तो मैं विश्वास कर लूंगा। देखिए, आप प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। मेरी एक बेटी का घर तो नहीं बसा, लेकिन दूसरी का घर जो बसने जा रहा है उसे तो मत उजाड़िए। मोहित की बारात दरवाजे पर लगी हुई थी। आराधना की अचानक मौत से वो भी पूरी तरह से टूट गया था। तब दोनों पक्ष के दबाव के कारण उसे कविता से शादी करने की हामी भरनी पड़ी। कविता तो उसकी दोस्त थी ही,
इसलिए उसे बतौर जीवन साथी स्वीकार करने में उसे झिझक नहीं हुई। लेकिन ये सब भी पूरी तरह कविता के सोचे समझे प्लान के तहत ही हुआ था। आराधना की मौत के बाद वो रो रो कर इसी बात को दोहरा रही थी। कितनी इच्छा थी तेरी कि हम दोनों की डोली एक घर में ही जाए। बार बार उसकी इस बात को सुनकर सबको यही लग रहा था कि आराधना की यही आखिरी इच्छा थी। इसलिए दुल्हन और दूल्हे पक्ष की आपसी सहमति से ये शादी हो गई। कविता अपने मंसूबे में कामयाब हो गई और किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। हमारे पास आपकी बेटी के खिलाफ पूरे सबूत हैं और ये सबूत शादी में वीडियो रिकॉर्डिंग करने आए वीडियोग्राफर के कैमरे में कैद हो गए हैं। इंस्पेक्टर संध्या की बात सुनकर सभी लोग सन्न रह गए। क्या कोई बहन इतना भी गिर सकती है? ये सोचकर सभी के चेहरे पर बल पड़ गए। इस बीच कविता, जो अब सच में अपने किए पर अफसोस कर रही थी और अपनी मासूम बहन का चेहरा बार बार अपनी आंखों के आगे देख रही थी, वो डोली से उतरी और इंस्पेक्टर संध्या के पास भागती हुई गई और उनका रिवॉल्वर छीनकर खुद को गोली मार ली। कविता की गलती के कारण दोनों बहनों की डोली तो एक घर में नहीं जा सकी, लेकिन दोनों की लाश शमशान में एक साथ जली। ओहो, तूने फिर इस सूट का गला इतना छोटा बनवा लिया, कितना बंद बंद सा लग रहा है। कहाँ माँ, ठीक तो है, मुझे ऐसे ही पसंद है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का। जरा अपनी सहेलियों को देख, कैसे फैशन करके रहती हैं, नए नए डिजाइन के कपड़े पहनती हैं, और तभी कैसे उनके रिश्ते फटाफट हो रहे हैं। माँ, आपको फिर से वही सब शुरू करना है क्या? हाँ तो और क्या करूँ? काव्या, शादी की सही उम्र यही है बेटा। एक बार 30 की हो गई तो कोई तुझे देखेगा भी नहीं। अच्छा सुनना, कल नैना का फोन आया था। उसकी रिश्तेदारी में एक अच्छा लड़का है, ऋषि नाम है उसका। देख तो, नैना ने मेरे फोन पर उसकी फोटो भी भेजी है। नहीं माँ, मुझे कोई फोटो नहीं देखनी, मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रहा है। और जो जिंदगी जीने के लिए लेट होती जा रही है उसका क्या? माना कि तेरे पापा के जाने के बाद तूने ही सब कुछ संभाला है और तेरी वजह से ही हम लोग वापस स्टैंड कर पाए हैं, लेकिन अब बस, अब तुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। माँ, मैं खुश हूँ, सच में। मुझे मेरी जॉब करना और आपका और मोंटू का ख्याल रखना अच्छा लगता है। अब मुझे शादी नहीं करनी। आप नैना मौसी को इस रिश्ते के लिए मना कर दो। तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रही है? ऐसे थोड़ी होता है। अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनने वाली। तू कल ही उस लड़के से मिलने जाएगी, समझी? और अगर तूने कोई नाटक किया तो देख ले, मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। ओहो माँ, सच में तुमसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। ठीक है, मिल लूंगी उससे, लेकिन एक बात आप भी सुन लो, अगर लड़का मुझे पसंद नहीं आया तो बात वहीं पर खत्म। ओके? हाँ हाँ ठीक है, पर तू जरा उससे ढंग से मिलना। अब ऐसा कर, अपनी सहेली शनाया को घर पर बुला ले, वो तुझे कल के लिए तैयार कर देगी। ओ गॉड माँ, बस भी करो। इतना कहकर काव्या ऑफिस के लिए निकल गई। ऐसा नहीं था कि उसे शादी से परहेज था, लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने उसे कभी फुर्सत ही नहीं दी खुद के बारे में सोचने की। अपने पिता की मौत के बाद अब वो ही अपनी माँ और छोटे भाई को संभाल रही थी, लेकिन अब तो छोटा भाई भी नौकरी करने लगा था और इसीलिए काव्या की माँ उस पर शादी के लिए जोर डाल रही थी। काव्या के रिश्ते की बात अब तक कई जगह चल चुकी थी, लेकिन कभी काव्या को लड़का पसंद नहीं आया तो कहीं काव्या ही नापसंद कर दी गई। और इस बार भी काव्या बस अपनी माँ का मन रखने के लिए उस लड़के से मिलने जा रही थी। ओफो, माँ भी ना, ये क्या ड्रेस पहना दी है मुझे, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। भगवान करे वो लड़का ही मना कर दे, वरना बेकार में मुझे मना करके उसकी बेइज्जती करनी पड़ेगी। यही सब सोचते हुए काव्या उस कॉफी शॉप में पहुंच गई, जहां एक लड़का एक टेबल पर बैठा किसी का इंतजार कर रहा था। लंबा कद, शार्प फीचर्स और गठीला शरीर, ऊपर से उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा कि काव्या तो बस उसे देखती ही रह गई। ओह गॉड, ये तो बहुत स्मार्ट है, इसका मतलब यही मना करेगा इस बार। उस लड़के को देखते ही काव्या का कॉन्फिडेंस कहीं गायब सा हो गया और वो हिचकिचाते हुए उसके सामने जाकर बैठ गई। अब हेलो, माई सेल्फ काव्या, और आप ऋषि है ना? जी यस, आई एम ऋषि, नाइस टू मीट यू। देखिए, मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आपका टाइम भी बहुत कीमती होगा, इसलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए साफ साफ बात कर लेते हैं। मुझे पता है कि आपकी चॉइस बहुत अलग होगी, आप मुझे तो कभी पसंद करेंगे नहीं, तो आप खुशी से इस रिश्ते के लिए मना कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। लेकिन मुझे तो आप पसंद है। मेरा मतलब है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी चॉइस अलग होगी? देखिए, आप मुझे जैसे देख रहे हैं मैं वैसी बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे ये कटी फटी ड्रेसेस पहनना बिल्कुल पसंद नहीं, और ये मेकअप, ओह गॉड, इट्स इरिटेटिंग मी। मुझे सीधे साधे तरीके से रहना पसंद है, और वैसी लड़कियाँ तो आपको पसंद होंगी नहीं। आपसे ऐसा किसने कहा? मुझे तो ठीक वैसी ही लड़कियां पसंद हैं जैसे कि आप हैं। मेरा मतलब है कि सीधी सादी, और पता है आप में सबसे अच्छा क्या है? आपके बात करने का तरीका, बिल्कुल साफ और शुद्ध।
कोई बनावट नहीं और कोई झूठ नहीं। उस लड़के की बात सुनकर काव्या कुछ शर्मा सी गई। ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी लड़के ने इस तरह से उसकी तारीफ की थी। सच तो ये था कि पहली बार कोई उससे पसंद आ रहा था। दोनों में काफी देर तक बातें होती रही। फिर एक दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज करने के बाद काव्या का ध्यान टाइम पर गया। ओह गॉड, इतनी देर हो गई। अब मुझे चलना होगा। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? थैंक्स, बट मुझे लगता है उसके लिए अभी वक्त है। इतना कहकर काव्या मुस्कुराती और धीरे से हाथ हिलाते हुए वहाँ से चली गई। काव्या के चेहरे पर साफ साफ लिखा था कि उसे वो लड़का बहुत पसंद आ गया था और अब वो शादी के लिए तैयार थी। और ये बात वो अपनी माँ को बताने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। लेकिन घर पहुँचते ही, काव्या तू आ गई बेटा। थैंक गॉड, हम लोग तो परेशानी हो गए थे। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सॉरी माँ, वो मेरा फोन साइलेंट था। पर आपको तो पता ही था कि मैं कहाँ गई हूँ। हाँ, थोड़ी देर हो गई उसके लिए सॉरी, बट आपके लिए गुड न्यूज है। इस बार कुछ बात बनती दिख रही है। ऋषि बाकी लड़कों से अलग है। ये तू क्या बोल रही है काव्या? ऋषि को कुछ अर्जेंट काम पड़ गया और इसलिए वो कॉफी शॉप आया ही नहीं। तेरे जाने के बाद नैना का फोन आया था और यही सब बताने के लिए मैं तुझे फोन कर रही थी। क्या? तो वो लड़का? एक मिनट माँ। अपनी माँ की बातें सुनकर काव्या का पारा चढ़ गया। उसने फौरन अपना फोन बाहर निकाला और उस लड़के का दिया हुआ नंबर डायल किया जिससे वो कॉफी शॉप में मिलकर आ रही थी। हेलो, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम ऋषि नहीं हो, ये बात तुमने क्यों नहीं बताई मुझे? अगर बता देता तो शायद आपसे मिलने का और आपसे बातें करने का मौका गवा देता। लेकिन फिर भी मैंने गलत किया और उसके लिए सॉरी। मेरा नाम विपुल है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। वहाँ कॉफी शॉप में मेरी एक मीटिंग थी, लेकिन लास्ट टाइम पर वो कैंसिल हो गई। मैं तो बस वहां से जाने ही वाला था, लेकिन तभी आप वहां आ गई। वैसे आपको अपने बारे में एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि आप सीधी सादी हैं। आप देखने में जितनी अट्रैक्टिव हैं उतनी ही दिल से सुलझी हुई भी हैं। अब जाहिर है कि अब आप दोबारा तो मुझसे मिलेंगी नहीं और इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा। वैसे आपको भी गलतफहमियां बहुत है। आपसे किसने कहा कि हम दोबारा नहीं मिल सकते? लेकिन अगली बार दोनों अपने असली रूप में होंगे, राइट? इस तरह वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। काव्या और विपुल में मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और सब कुछ देखने परखने के बाद दोनों का रिश्ता भी तय हो गया। विपुल अच्छा कमाता था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और सबसे बड़ी बात यह कि काव्या को समझता भी था। विपुल, बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। वैसे तो हम एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी एक बात है जो मैं तुमसे क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ तो बोलो ना। विपुल, मैं कभी भी अपनी माँ और छोटे भाई को मुसीबत में नहीं देख सकती, तो शादी के बाद भी मैं उनका ख्याल रखना चाहूंगी। भले ही मैं उनके साथ न रह सकूं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। तो ये बात है। देखो, छोड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं, बल्कि अपनी टेंशन को। मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरे मम्मी पापा को दिल से अपना रही हो तो ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बात को लेकर तुम पर कभी कोई बंदिश नहीं होगी। बल्कि मेरी कोशिश तो यह है कि दोनों फैमिलीज आसपास ही रहें। तुम चिंता मत करो, हम अपना नया फ्लैट तुम्हारे घर के आसपास ही लेंगे। विपुल की बात सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे विपुल जैसा समझदार जीवन साथी भी मिल सकता है। अपनी शादी को लेकर काव्या और विपुल दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शादी से ठीक एक दिन पहले अचानक विपुल के घर में आग लग गई। शादी के मंडप की जगह अब विपुल की अर्थी सज रही थी और काव्या दुल्हन के जोड़े के बजाय सफेद साड़ी में थी। एक ही पल में उसके सपनों की दुनिया उजड़ चुकी थी। बहन जी, आप काव्या को यहाँ से ले जाइए। शादी होने वाली थी, अभी हुई तो नहीं थी। यहाँ रहेगी तो उसका नाम विपुल से जुड़ा रहेगा और हम ये नहीं चाहते। काव्या हमारी बेटी जैसी है, लेकिन बहू बनकर अब उसे किसी और घर में जाना होगा। माँ, यहाँ क्या कर रही हो? आज मेरी शादी है, चलो मुहूर्त का समय हो रहा है। क्या बोल रही है काव्या, तू होश में तो है? मैं होश में हूँ माँ, और वही कह रही हूँ जो सही है। विपुल और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, उसकी मौत भी नहीं। विपुल ने कहा था कि अब हम भी एक हैं और हमारे परिवार भी। तब आप ही बताइए, मैं अपने इस परिवार को छोड़कर कैसे जी सकती हूँ? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे विपुल से अलग मत कीजिए। वो हमेशा मेरी यादों में मेरे साथ रहेगा, लेकिन उसका शरीर बस कुछ ही देर के लिए यहाँ, उससे न सही पर उसकी अर्थी से मुझे शादी कर लेने दीजिए प्लीज। मैं यही चाहती हूँ। मैं विपुल के अलावा कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसकी ब्याहता न सही पर उसकी विधवा बनकर तो जीने दीजिए मुझे। काव्या लगातार बोल रही थी और वहाँ खड़े सभी लोग उसे सुन रहे थे और किसी में भी काव्या को ना बोलने की हिम्मत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि अगर उसकी शादी विपुल की अर्थी से नहीं हुई तो वो जी ही नहीं पाएगी।
फिर आखिरकार वही हुआ जो काव्या चाहती थी। काव्या की शादी तय मुहूर्त पर हुई। बस फर्क ये था कि विपुल उसके साथ खड़े रहने की बजाय अपनी अर्थी पर था और काव्या एक नए सफर पर थी, जहां अब उसे एक नहीं बल्कि दो परिवारों की जिम्मेदारी उठानी थी और इसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थी।